हाँ जी, तो आज हमने करने हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड करने हैं हमने। तो न्यूक्लिक एसिड जो है लास्ट टॉपिक है, लास्ट में भी क्लास होगी, उसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और जो है तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं विच आर रिस्पॉन्स। अब पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं हेरिडिटी। कह रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी करेक्टर पास होते हैं, जैसे आपके अंदर जो भी करेक्टर होते हैं वो डीएनए के फॉर्म में अपने पेरेंट्स से आते हैं, तो जो भी करेक्टर पास होते हैं, कि हम ये कह दें कि ये जो नई जनरेशन है इनके कुछ करेक्टर इसके दादाजी से मिलते हैं, नाना जी से मिलते हैं, तो वो क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंट। इनहेरिटेंट मतलब जो हमारे हमें जो पेरेंट्स से मिलते हैं, करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये नहीं आप कहें कि आपके पेरेंट्स को स्विमिंग आती है, जरूरी नहीं है आपको स्विमिंग आती हो। क्यों नहीं आती हो? क्योंकि वो एक्वायर्ड करेक्टर है, वो आपने बाद में सीखा है। तो वो आपने 10th में पढ़ा होगा। एक होते हैं इनहेरिट करेक्टर, जो कि मान लीजिए एक जनरेशन में आए हैं तो चांसेस है दूसरी जनरेशन में भी आएंगे, क्योंकि डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और एक होता है एक्वायर्ड करेक्टर। उसमें एक्वायर्ड करेक्टर का मतलब, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको स्विमिंग आती है या आपके पेरेंट्स को स्विमिंग आती है, तो जरूरी नहीं आपको आती हो। आपको तब आएगी जब आप एक्वायर्ड करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आएगी। तो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। और हेरिडिटी तो मैंने आपको बताया, एक मिनट, मैंने आपको कहा हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या चीज होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर किसी ने बायो पढ़ी हो 10th के अंदर, मेरे ख्याल से अब तो नहीं है, सेल डिवीजन पहले था टॉपिक, उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं, माइटोसिस मियोसिस होती है, तो अलग अलग जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। जैसे हमारे पास 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर की बात कर रही हूँ। उसमें से जब ट्रांसफर होते हैं तो आधे मदर से मिलते हैं, आधे फादर से मिलते हैं। अब क्रोमोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन होते हैं प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो आपने वही पढ़ने हैं, तो प्रोटीन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स में। अब आता है न्यूक्लिक एसिड, दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो। कई लोग, मैंने एक दिन देखा था, कोई टीचर ही बोल रहा था यहीं पे, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस नहीं है, हालांकि इसमें राइबोस शुगर होती है, लेकिन राइबो है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो दूसरा है उसका नाम है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद अरमान, आपने फॉर्म भर दिया वो वाला? और मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ, बेटा अब आप अपना फॉर्म वहां से अनसबमिट करें, और मुझे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और जो आपका दूसरा है आधार कार्ड, और बैंक के फ्रंट पेज की जहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह सब लिखा होता है, आईएफएससी कोड, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। क्योंकि कल को गलत हो जाता है तो फिर वो हो जाएगा। और ये जो आप लोगों को पता ही है, ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो दिल्ली गवर्नमेंट की आती है वो अलग आती है। तो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल जाती है, शायद उसको नहीं मिलती है दिल्ली में, तो आप वो देख लीजिएगा। तो आपने आप भर दीजिएगा, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, उसमें कंडीशन भी है वैसे, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए, न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए क्या है? दे आर पॉलीमर। इनमें लॉन्ग चेन होती है, वही आप लगा लीजिए, हमारे पास एक मोती है, उसकी माला बना दीजिए बहुत सारी, तो ये क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। तो डीएनए और आरएनए जो है वो पॉलीमर होते हैं। अब किस चीज के पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। एक मिनट, सॉरी,
न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ, यहां पे बेटा आएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे। तो इनके जो मोनोमर होते हैं, जो चीज बार बार अपने आप को रिपीट करती है, अगर आप दीवार देखें उसमें ईंट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है वो पैटर्न, तो वो क्या हो गया, मोनोमर हो गया। तो मोनोमर जो है आपके वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी बोल देते हैं। अगर पेपर में कभी आ जाता है व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ, यहां पे आएगा बेटा न्यूक्लियोटाइड। अब आप कहेंगे ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो एक एक करके समझाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे उसे। अब तो इसीलिए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दोबारा जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया हो वो ध्यान से सुन लीजिए, न्यूक्लियोटाइड जो है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो इसलिए हम न्यूक्लिक एसिड को पॉली क्या बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको धीरे धीरे समझेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते क्या है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए की। डीएनए और आरएनए की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, तो ये कह रहे हैं अगर आप डीएनए की हाइड्रोलिसिस करें, डीएनए पूरे डीएनए की करें या उसके टुकड़ों की हाइड्रोलिसिस करें, चाहे हम न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस करें, कौन सी न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए से मिली हो, तो ये कह रहे हैं कि हमें एक शुगर मिलती है पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब है उसमें 5 कार्बन है, लेकिन पेंटोस तो अलग अलग शुगर हो सकती है। तो आप अगर पेपर में लिख देंगे पेंटोस शुगर मिलेगी तो वो आपका गलत होगा। आपको प्रॉपर नाम लिखना होगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। अगर मान लीजिए आप ये ऊपर का लिखना भूल जाते हैं, आप डीऑक्सी राइबोस भी लिख देंगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे सीबीएसई में, वैसे नहीं, कॉलेज में जाएंगे पूरा लिखना पड़ेगा, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस प्लस फॉस्फरिक एसिड मिलता है, प्लस एक नाइट्रोजिनस बेस मिलता है AGCT। अब ये नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे। ए का मतलब है एडेनिन, जी का मतलब है ग्वानिन, सी का मतलब है साइटोसिन और टी का मतलब है थाइमिन। अभी आप धीरे धीरे जो है इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ऐसे ही आरएनए, आरएनए या आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है, मैंने आपको बोला आरएनए और डीएनए जो है वो छोटे छोटे मोनोमर से बने होते हैं। मान लीजिए आपके जो है आपकी माला बना रहे एक लाल, पीले और व्हाइट रंग के मोती की। दोबारा से सुनिएगा, आप एक जो है नेकलेस बना रहे हैं, कौन से मोतियों का, व्हाइट, उसके बाद येलो, फिर आपका सॉरी पहले रेड हो गया, फिर व्हाइट हो गया, फिर रेड व्हाइट येलो कह लो, ठीक है, रेड व्हाइट येलो। बार बार पहले रेड है, उसके बाद व्हाइट है, फिर येलो है, फिर रेड है, फिर व्हाइट है, फिर येलो है। तो इसका मतलब कौन सा बेटा पैटर्न रिपीट हो रहा है, रेड, व्हाइट और येलो तीनों मोती जो है वो क्या है, मोनोमर है। मतलब मोनोमर जरूरी नहीं है कि एक ही मोनोमर हो, जैसे अभी मैंने रेड उसमें बता दिया 3 मोनोमर है और तीनों क्या है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है जिससे आरएनए बना हुआ है, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद दूसरा आ गया, तीसरा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा, तो उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे भी पेंटोस शुगर मिलती है, बट यहाँ पे बीटा डी राइबोस मिलती है, साथ में फॉस्फरिक एसिड मिलता है। अब कैसे मिलता है वो अभी आपको जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद एक बेस मिलता है, यहाँ पे कौन सा बेस मिलता है, यहाँ पे भी सेम एडेनिन, देखिए ग्वानिन जैसे डीएनए में मिल रहा था, साइटोसिन सी, पर यहाँ पे यूरासिल भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए में थाइमिन होता है और इसमें आरएनए में यूरासिल होता है, फर्क ये होता है। अभी और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसका मतलब डीएनए और आरएनए में एक शुगर है, चाहे वो बार बार रिपीट कर रही है पॉलीमर में, एक शुगर है, एक कुछ फॉस्फरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक बेस है उसके अंदर। अब बेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जिन बच्चों को अभी लग रहा हो कि कैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, तो इसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट,
क्योंकि धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, एकदम से नहीं समझ में आएगा। चलिए डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। डीएनए में मैंने आपको कहा है एक शुगर होती है, तो डीएनए में जो शुगर मोइटी, मोइटी इसलिए बोल रहे हैं कि शुगर का जो हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। कहिए ना, अब देखिए जो शुगर मोइटी प्रेजेंट होती है डीएनए में या आरएनए में, तो आरएनए में कौन सी होती है, बीटा डी राइबोस। आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, जरूरी नहीं है आपको पेपर में लिखना ही है, ये तो मैंने सिर्फ बताने के लिए कि गिनती यहां से स्टार्ट हो रही है। OH ऊपर है, OH नीचे, नीचे फिर CH2OH। तो ये है बीटा डी राइबोस, ये किसमें प्रेजेंट होती है, आरएनए में। तो बेटा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आता है, तो ये नहीं है उसमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप ये कह देंगे आरएनए में शुगर मोइटी प्रेजेंट इज बीटा डी राइबोस, और डीएनए में शुगर मोइटी इज बीटा डी या 2 डीऑक्सी राइबोस, इसका नाम होता है। अगर मान लो आप बीटा डी लिखना भूल जाते हो तो इसका नाम आप लिख देंगे 2 डीऑक्सी राइबोस। अब आप कहेंगे 2 क्यों है, अब देखिए यहां पे देखिए, बाकी डीएनए और आरएनए में जो शुगर है उसका देखिए, बाकी देख लीजिए स्ट्रक्चर सेम है। आरएनए में यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH मिसिंग है, तो इसीलिए लिखा है मैंने बेटा डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन मिसिंग है यहाँ पे। 2 का मतलब है सेकेंड पोजीशन पे। तो बेटा ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर सारे सेम है। तो अगर आपको कभी इसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा बनाना, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनए में 2 डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होती है और आरएनए में राइबोस। मान लो आगे का बीटा डी लिखना भूल जाते हो या याद नहीं आता, तो आप इतना लिख देंगे तो ठीक है। ये सबको समझ में आया कि आरएनए और डीएनए में कौन सी शुगर मोइटी प्रेजेंट होती है, आरएनए में राइबोस, डीएनए में 2 डीऑक्सी राइबोस। सबको समझ में आया, क्योंकि ये पहला पॉइंट है। यस मैम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें बेस कौन से प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया। अब ये जुड़े कैसे होते हैं बेटा, उसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले तो आप मैंने कहा है कि देखिए इसमें एक शुगर प्रेजेंट होती है, डीएनए और आरएनए में एक बेस प्रेजेंट होता है, मतलब चेन है तो काफी सारे बेस होंगे। एक होता है एडेनिन, इसके स्ट्रक्चर जो है ना वो नहीं आएंगे, पर मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए बनाए हैं। ये जरूरी ये नहीं है कि आपने याद ही करने, आप देख लीजिए, अगर आपको याद होते हो कर लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है, इसके स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। ठीक है, एडेनिन का क्या स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का क्या है, ये नहीं आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये नहीं आएंगे आपके। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूं कि एडेनिन एडेनिन और जो ग्वानिन होते हैं ना, उसमें ये 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला देखेंगे रिंग। बाकी साइड चेन अगर आप हटा दें ये वाली, तो बेटा ये जो रिंग है ना इनको बोलते हैं प्यूरिन रिंग। तो ये प्यूरिन होते हैं, 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। जो प्यूरिन है आप उसमें देख सकते हैं रिंग, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, साइड में जो ग्रुप लगे हुए हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, तो ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये दोनों प्यूरिन है। ये दोनों बेटा क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, ये प्यूरिन है। अगर कभी आ जाता है प्यूरिन कौन से, एडेनिन ग्वानिन, स्ट्रक्चर नहीं आएगा। उसके बाद बेटा मैंने क्या बताया था, नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एक होता है साइटोसिन। अब आप इनका स्ट्रक्चर देखिए, सब में लगभग रिंग, ये देखिए इधर नाइट्रोजन, लगभग रिंग क्या है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन जिसे बोल देते हैं, वो क्या है बेटा, सेम है। फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, लेकिन जो बेसिक रिंग है वो क्या है बेटा आपकी, सेम है। तो ये जो होते हैं दे आर पिरिमिडीन, ये क्या होते हैं आपके, पिरिमिडिन होते हैं, ये आपके पिरिमिडिन होते हैं। ये आपको समझ में आया? यस मैम। तो मैम। एक प्यूरिन है, हाँ एक बेटा आपका प्यूरिन है, एक आपका जो है पिरिमिडिन है। तो इसको मैं लिख दूंगी ऊपर, ये मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक प्यूरिन है और एक बेटा आपका पिरिमिडिन है। आज आयुष की बार बार कट वो हो रहा है, वो कट हो रहा है। और उसके बाद देखिए साइटोसिन, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी आरएनए में भी। बाकी थाइमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। यूरासिल जो बेटा है वो जो है आपका, जो बेटा
सॉरी जो आपका यूरासिल है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंस देख लो, पेपर में बेटा डिफरेंस आते हैं, तो डिफरेंस में पहला डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ा है डीएनए और आरएनए का, डीएनए में जो शुगर मॉइटी प्रेजेंट होती है वो होती है 2-डीऑक्सीराइबोस। दोबारा सुन लीजिए, बीटा डी अगर लिखना भूल गए हैं कोई बात नहीं, 2-डीऑक्सीराइबोस आप लिख देंगे, तो 2-डीऑक्सीराइबोस। इसके अलावा बेटा जो आरएनए होता है उसमें जो शुगर मॉइटी प्रेजेंट होती है वो होती है ड्राइबोस या बीटा डी राइबोस। ठीक है, सेकंड जो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, उसके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए आर ए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, while in RNA nitrogenous bases are A, G, C and U, adenine, guanine, cytosine and uracil. Then next आता है बेटा आपका डीएनए, ये वाला जो है ये अभी हम आगे करेंगे कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए सेल्फ डुप्लीकेट करता है, आरएनए सेल्फ डुप्लीकेट नहीं करता है। डीएनए जो है वो उसके अंदर ये मैसेज होता है कौन सा प्रोटीन बनेगा, और आरएनए क्या करता है वो वाला प्रोटीन बनाता है। देन उसके बाद आता है कि बेटा ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए चीफली, लेकिन जो आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अब ये देखिए, अब बारी आती है कि डीएनए एक्चुअली बना कैसे होता है। अभी पहले मैं ये बता देती हूँ, मैंने आपको बोला है डीएनए बेटा कैसे बना होता है, उसमें एक मोनोमर होता है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, न्यूक्लियोटाइड। इस मोनोमर को मैं क्या बोलती हूँ, न्यूक्लियोटाइड। हाँ न्यूक्लियोटाइड। तो जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्या होता है बेटा, उसमें बीच में एक शुगर होती है। अब न्यूक्लियोटाइड तो किसी का भी हो सकता है क्योंकि मैं कह रही हूँ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड बेटा आपका कौन है, डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, और बेटा आपका आरएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोस जो है शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके एक कोने में बेस लगा होता है और एक कोने में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। सबको समझ में आया? मैंने क्या है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक कोने बीच में सेंटर में शुगर होती है। अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो 2-डीऑक्सीराइबोस, अगर आरएनए का है तो राइबोस, और उसके एक कोने में बेस लगा होता है और एक कोने में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। अब आप कहेंगे कैसे, ये इसके लिए आप जो है ये जो पीछे स्ट्रक्चर था वो देखेंगे। ये देखिए, बीच में शुगर है, दिख रही है आपको? मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ऐसे वाला पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ढांचा सा बनाया। बीच में बेटा क्या है, शुगर है। शुगर के कार्बन को 1 2 3 4 और 5 बोला है। क्यों बोला है भाई, नाइट्रोजन के पास भी कार्बन है, उसके कार्बन को जो है इन्होंने स्टैंडर्डली जो है, मैंने तो वेटिंग रूम ऑन ऑफ कर दिया, फिर भी आयुष जो है वो वेटिंग में ही दिखता है। अभी रजनीश ने शायद ज्वाइन किया था अभी दोबारा से, ऋषभ, हाँ रजनीश, तुम लेट क्यों हो रजनीश? वो मैम थोड़ा लेट उठ गया मैम। अब ये वीडियो देख लेना, आयुष को बोलो ज्यादा अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, तुम्हें वीडियो सेंड कर देंगे, कोई मैसेज कर दो उसे, वो बेचारा अब परेशान हो रहा है। हाँ जी, तो ये शुगर है आपकी 1 2 3 4 5 जो शुगर की 1 पोजीशन होती है बेटा उससे बेस जुड़ा होता है, और जो शुगर की 5 पोजीशन होती है उससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। कि जो हाँ जो आपका बीच में शुगर है, शुगर की जो 1 अब कोई बच्चा बोले 1 क्यों कह रहे हो आप, बेटा ये हमने कन्वेंशन के तौर पे साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड की हर बंदा सेम ले, क्योंकि
ये जो बेस होता है ना, इसके पास भी कार्बन होते हैं, तो उसके कार्बन को 1 1 2 3 4 बोला गया, और इसके कार्बन की पोजीशन देने के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। शुगर की 1 डैश पोजीशन से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, और 5 डैश पोजीशन से कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? फॉस्फेट। तो ये आपका बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। समझ आ गया सबको न्यूक्लियोटाइड? यस मैम। ठीक है, अब आता है बेटा एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है? देखिए ऊपर देखिए पहले, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बीच में पेंटोस शुगर होती है, इस साइड बेस होता है, इस साइड फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक बेटा आता है न्यूक्लियोसाइड, SIDE। इसमें क्या होता है? सिर्फ शुगर होती है और बेस होता है, सिर्फ शुगर होती है, ये बेस होता है। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले कि मुझे ना मैडम कंफ्यूजन हो जाएगी पेपर में कि न्यूक्लियोटाइड था कि न्यूक्लियोसाइड था। अच्छा बेटा, टी पहले आता है या एस पहले आता है? एस। एस पहले आता है। इसका मतलब आप ये सोच लीजिए, एस वाला छोटा होगा, टी वाला बड़ा होगा। समझ आ गया कि एस वाले में दो चीजें होगी, एक शुगर और एक बेस, और टी वाले में मतलब न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होंगी, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और बेस। ठीक है? यस ओके मैम। मैम। ठीक है, तो अब इसका मैंने यहाँ पे दो, ये मैंने आपको बता दिया, 1 डैश और 5 डैश पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये दोबारा बनाया हुआ है। बीच में बेटा पेंटोस शुगर होगी। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, ये जो मैंने पेंटोस शुगर बनाई है, ये RNA की बनाई है। अगर ये DNA की होती तो यहाँ OH होता। ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा आपको बनाना, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूं। जैसे इसके अंदर बेस कौन सा जुड़ा हुआ है? एडेनिन। ये भी हो सकता है ग्वानिन बेस जुड़ा हो। ठीक है, लंबी चेन है तो लंबी चेन में कहीं भी कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड की, इसका मतलब जब आप न्यूक्लियोटाइड की क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस, वही मैंने जैसे बताया था DNA की हाइड्रोलिसिस। दोबारा कह रही हूं, न्यूक्लियोटाइड RNA की भी हो सकती है, DNA की भी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आएगा, अगर मैंने पेपर में बोल दिया कि मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है DNA की, उसमें जो बेस है वो है थाइमिन। अब आप बताइए उसकी हाइड्रोलिसिस पे मुझे क्या मिलेगा? तो बेटा फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। आप पेंटोस शुगर नहीं लिखेंगे वर्ड, आप लिख, क्योंकि DNA बोल दिया ना मैंने क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे? 2 डीऑक्सी राइबोस, बीटा डी भूल जाओ चाहे, सिंपल ये लिख दो 2 डीऑक्सी राइबोस प्लस बेस कौन सा है? मैंने कहा थाइमिन है उसमें न्यूक्लियोटाइड में। लेकिन अगर बेटा मैं बोल देती RNA की न्यूक्लियोटाइड है, तो बेटा शुगर क्या लिखते? राइबोस। और अगर आपको कोई न्यूक्लियोसाइड दिया हो, मैंने दोबारा बोला है यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम मुझे आता तो पूरा है लेकिन मुझे नहीं पता कि, मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो न्यूक्लियोटाइड था या साइड था। तो बेटा S क्या होता है? पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। T क्या होता है? बाद में आता है। तो आप ये सोच लीजिए S छोटा है और T बड़ा है। S में सिर्फ दो चीजें हैं, शुगर और बेस। ये शुगर और बेस है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है कि अगर ये OH है तो RNA है, अगर ये H है तो DNA। ठीक है, क्योंकि DNA में ऑक्सीजन गायब होती है। अब ये दोनों का डिफरेंस लिख दिया है, ये आप पढ़ लेंगे कि जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें सिर्फ बेस की जो 1 डैश पोजीशन है उस पे शुगर लगा होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड के साथ जो 5 डैश पोजीशन होती है, इसकी दो डेफिनेशन लिख दी है, जो आपसे याद हो जाए लिख कर लीजिएगा। ये ब्रैकेट में दूसरी लिखी है जो आसानी से याद हो जाए। 5 डैश मैंने बताया ना शुगर है, शुगर की 1 डैश पोजीशन से बेस जुड़ा होता है, और 5 डैश जो पोजीशन होती है उससे आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ये होती है 5 डैश पोजीशन। अब एक और डिफरेंस है, बुक में मेंशन नहीं है, ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है थोड़ा सा, बाकी इतना डिफरेंस है नहीं इसका ज्यादा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि भाई अब DNA और RNA में ये न्यूक्लियोटाइड जुड़े कैसे होते हैं? तो इसके लिए देखिए न्यूक्लियोटाइड जुड़े कैसे होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ गया कि भाई ये एक तरह से एक सेट ऑफ पर्ल्स है। रेड बोला था ना, रेड व्हाइट और येलो का ये एक
रेड, ये बीच में व्हाइट है, व्हाइट क्या हो गया मेरा, शुगर हो गई, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं ये जुड़े कैसे होते हैं आपस में, तो एक पोजीशन होती है 5 डैश और एक होती है 3 डैश। अब कोई बच्चा बोले 5 डैश 3 डैश कौन सी होती है, तो बेटा ये शुगर बनाई थी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तीसरी का यहाँ पे होता है OH और ये होती है फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये होती है 5 डैश। तो क्या होता है 5 डैश पोजीशन दूसरे, जो दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड होता है उसके ये जो 3 डैश OH है ना पोजीशन, इसके साथ जुड़ी होती है। अभी मैं आपको दोबारा से पीछे दिखा देती हूँ, यहाँ पे इधर देखिए, ये ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है, ये ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है। बेस कोई भी हो सकता है, बेस G भी हो सकता है, A भी हो सकता है। अब आप देखिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और ये 5 डैश। तो आप ये देख सकते हैं ये जो OH है ये कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 3 डैश से, और ये जो है मेरी 5 डैश पोजीशन है। तो अब आप यहाँ देखिए 5 डैश पोजीशन जो है वो 3 डैश से जुड़ी हुई है थ्रू फॉस्फेट ग्रुप। दिख रहा है सबको कि कैसे ज्वाइनिंग होती है। इस तरह से एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा 5 डैश 3 डैश पोजीशन से जुड़ी होती है। दोबारा देख लीजिए इसे ध्यान से बेटा, ये वाली जो पोजीशन है ये 3 डैश है, ये कार्बन, और ये कौन सा है 5 डैश, तो ये आपस में जुड़े होते हैं थ्रू फॉस्फेट ग्रुप। दिख रहा है सबको, इसमें Yes, समझ ma'am. में आ गया। इसका मैम मतलब ये हाँ, ये याद नहीं OH वाला करना, कहाँ चला? OH पानी नहीं निकलेगा, ये इसके Yes, साथ ma'am. जुड़ेगा, अच्छा, हाँ हाँ क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ H होता है असल में, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड बोले, ठीक है बेटा, तो वाटर Yes, निकल ma'am. जाता है वहां से, वाटर निकल जाएगा H2O, तो यहाँ पे H होता है। ये तो मैंने सिंपल वैसे दिखाया कि तो वो जब ज्वाइन करता है तो वाटर निकल जाता है। अच्छा, मेन बात आती है, ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा, पर आपको ये समझ में आ गया कि ये 5 डैश और 3 डैश क्या होता है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका 5 डैश फ्री है, नीचे वाले का कौन सा फ्री है, जो कोने पे प्रेजेंट होगा चेन के 3 डैश। सबको ये समझ में आया 5 डैश और 3 डैश क्या Yes, होता है? ma'am. ये अभी नहीं आएगा, ये आप जब कॉलेज में करेंगे ना तो उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए की, वहां पे 5 डैश 3 डैश होता है। पर यहाँ पे ध्यान रख लीजिए 5 डैश और 3 डैश का मतलब क्या होता है, जो कोने पे आएंगे, मान लीजिए ऐसी लंबी चेन है तो एक कोने की 5 डैश पोजीशन फ्री होगी और एक कोने की 3 डैश पोजीशन फ्री होगी। समझ आ गया? Yes, ma'am. सॉरी, हाँ जी। तो बेटा इसका मतलब जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं इन डीएनए, तो उनके बीच में एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सबको समझ में आया कि अगर पेपर में आ जाता है कि न्यूक्लिक एसिड में या आरएनए या डीएनए में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जैसे कि प्रोटीन में कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज होती है, तो डीएनए या आरएनए या कह दूं न्यूक्लिक एसिड में कौन सी लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इनका स्ट्रक्चर नहीं याद करना, लेकिन हाँ मान लो पेपर में आ सकती है, स्ट्रक्चर गिवन आ सकता है, बोल दे कि इसमें आप फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को मार्क करें, तो आप मार्क कर सकते हैं। बाकी इसके स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर किसका आपको डीएनए और आरएनए में याद करना है बेटा, शुगर का। सबको समझ में आ गया? और Yes, ma'am. साइटोसिन, और बेटा साइटोसिन और थाइमिन का जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मान लो जो है, सॉरी साइटोसिन कह रही हूँ, थाइमिन और यूरासिल का, क्योंकि यूरासिल का प्रेजेंट होता है आरएनए। तो ये था हमारा कि भाई न्यूक्लिक एसिड आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो ये मैंने ना आप लोगों के लिए दोबारा लिख दिया है कि न्यूक्लिक एसिड आपस में कैसे जुड़े होते हैं। 3 डैश पोजीशन 5 डैश से जुड़ी होती है, इसकी 3 डैश 5 डैश से, और बीच में जो लिंकेज होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। प्रोटीन में जो लिंकेज होती है उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड में जो लिंकेज होती है उसे फॉस्फोडाइएस्टर बोलते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज प्रेजेंट होती है मोनोमर के बीच में, हालांकि कार्बोहाइड्रेट हमने वो नहीं की है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है स्टार्च वगैरह, लेकिन ये याद रखना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लूकोज से नाम याद रख लीजिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, उसके बाद इतना सबको समझ में आया।
अगर इतने पोर्शन में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, है बहुत छोटा, ये स्ट्रक्चर नहीं याद करने, दोबारा सुन लीजिए, कोई बच्चा कह रहा हो मुझे स्ट्रक्चर याद करने तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं। हाँ, पर मान लीजिए मैं एक शुगर बना दूं, मान लो पेपर में आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये दोनों बने आ जाते हैं और आपको बोला जाए ये मिसिंग, ये ना, आपको बोला जाए ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोसाइड का है। ये तो आ सकते हैं। अभी किसने चैट में कुछ पूछा है? आयुष, जो बाकी तुम्हारा छूट गया है ना वो आज राहुल भेज देगा। मैंने 2 लोगों को इसीलिए परमिशन दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था तुम्हारा नेटवर्क इशू है। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया है। ठीक है, मैंने राहुल को भी अलाउ किया था इसीलिए कि उसको ना, मुझे पता था कि तुम्हें शायद नेटवर्क इशू है, तुम्हारा हट जाएगा बार बार ना, बाकी अलाउ कर दिया मैंने तुम्हें भी। लास्ट क्लास में जरूर आइएगा, ये हम खत्म करेंगे। अब देखिए बेटा, आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट क्लास में आने से पहले प्लीज ये जो नोट्स है ना इनको रीड कर लीजिएगा, मैं अभी सेंड कर दूंगी, बस वो करेक्ट करके एक छोटा सा पार्ट। अच्छा, मैंने बताया था प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। अब डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक मिनट, ये कट जाएगी कॉल तो हम फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, बीच में शुगर होती है, शुगर के एक कोने में बेस होता है, एक कोने में फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, वो शुगर के 3 डैश से जुड़ा होता है, ये 5 डैश से। तो इस तरह से आप देखेंगे शुगर फॉस्फेट ग्रुप, शुगर फॉस्फेट ग्रुप, ये चेन तो सेम है, बेस बेस बेस। अब यहाँ पे तो बेस बेटा एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, सॉरी साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, अगर डीएनए है तो थाइमिन। तो इसलिए जब हम डीएनए और आरएनए की चेन बनाते हैं ना, उसमें क्योंकि बेटा ये चीज तो सेम रहती है, तो हम इस तरह से लिखते हैं, बेस का ही तो फर्क आएगा, इस तरह से लिखते हैं। इससे पता लग जाता है ये जो डीएनए की चेन है इसमें पहले ए है, फिर जी है, फिर 2 सी है, साइटोसिन है, फिर 2 थाइमिन है। समझ आ गया कि हम डीएनए को ऐसे ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेस का फर्क होता है। बेस तो कुछ भी हो सकता है चारों में से, तो किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड, इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये सबको समझ में आया प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक चेन होती है कि पहले कौन से बेस वाला न्यूक्लियोटाइड है, फिर कौन सा बेस है, फिर उसके बाद कौन सा बेस है, उसके बाद कौन सा बेस लगा हुआ है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो सेम ही रहेगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये लास्ट टॉपिक है इसका।